नमस्कार दोस्तों, नॉलेज एकेडमी 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी इस खास चर्चा का विषय बहुत ही गंभीर है। हम बात कर रहे हैं बिहार पुलिस सिपाही भर्ती के जो 19,838 पद है ना, उनकी स्क्रूटनी प्रक्रिया के बारे में। आज हमारे पास पटना CSBC कार्यालय यानी जो केंद्रीय चयन परिषद है ना, उसके भीतर और बाहर से कुछ बहुत ही विस्तृत रिपोर्ट्स और नोट्स आए हैं। हाँ, और ये रिपोर्ट्स 30 अप्रैल से लेकर 5 मई 2026 तक की हैं। बिल्कुल, और ये रिपोर्ट्स कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। तो आज की हमारी इस चर्चा का मिशन यही समझना है कि आखिर उन 1749 पास हो चुके उम्मीदवारों के साथ क्या हो रहा है जिन्हें स्क्रूटनी के लिए विशेष तौर पर बुलाया गया है। उनकी किस्मत अधर में क्यों लटकी है। ये जो स्क्रूटनी वाला चरण है ना, ये एक बहुत ही अहम मोड़ है। अक्सर लोग सोचते हैं कि सरकारी नौकरी की प्रक्रिया एक सीधी रेखा में चलती है। हाँ, परीक्षा दी और हो गया। पर ऐसा नहीं है। ये जो दस्तावेज सत्यापन है, ये वास्तव में एक तरह के सॉफ्टवेयर फायरवॉल की तरह काम करता है। अच्छा, फायरवॉल, वो कैसे? मतलब इस तंत्र का काम सिर्फ योग्य उम्मीदवारों को अंदर आने देना ही नहीं है, बल्कि किसी भी संदिग्ध या गलत कागजात वाले व्यक्ति को पूरी तरह से ब्लॉक करना है। तो चलिए इस पूरे मामले को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। मैं ये सोच रही थी कि इन 1749 अभ्यर्थियों की जो लिस्ट जारी हुई है, इसमें ऐसा क्या खास है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। मतलब लाखों लोगों ने परीक्षा दी, तो सिर्फ इन्हीं को इस फायरवॉल के सामने क्यों खड़ा किया गया है? इन नोट्स के मुताबिक तो फिंगरप्रिंट मिसमैच और दस्तावेजों की गंभीर त्रुटियों की बात सामने आ रही है। देखिए, यहाँ जो बायोमेट्रिक मिसमैच का मुद्दा है ना, वो इस पूरी प्रक्रिया की रीढ़ है। होता क्या है कि जब कोई उम्मीदवार लिखित परीक्षा देता है, हाँ, और फिर जब वो महीनों बाद PET मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देने जाता है, तो दोनों ही चरणों में उसकी तस्वीर और उंगलियों के निशान लिए जाते हैं। अच्छा, दोनों बार क्रॉस चेक होता है। बिल्कुल। और इन 1749 लोगों में से एक बड़ी संख्या उन लोगों की है जिनके इन दोनों चरणों के फिंगरप्रिंट्स या फिर फोटो आपस में मेल नहीं खा रहे हैं। ओहो। पर यहाँ एक सवाल ये भी तो उठता है कि क्या ये महज किसी मशीन की तकनीकी खराबी नहीं हो सकती? हाँ, ये डाउट आना बहुत स्वाभाविक है। मतलब कई बार तो हमारे स्मार्टफोन का फिंगरप्रिंट स्कैनर भी काम नहीं करता ना। हाँ, पसीने या धूल की वजह से भी तो ऐसा हो सकता है मैदान में। मैं कहूँगा कि प्रशासन भी इस बात को बहुत अच्छे से जानता है, इसीलिए उन्हें तुरंत बाहर का रास्ता नहीं दिखाया गया। हाँ, उन्हें स्क्रूटनी के लिए बुलाया गया है। एग्जैक्टली। 30 अप्रैल को पटना कार्यालय इसीलिए बुलाया गया था। प्रशासन ये तय करना चाहता है कि क्या ये सिर्फ स्कैनर की खराबी थी या फिर ये इम्पर्सनेशन यानी पहचान की चोरी का मामला है। इम्पर्सनेशन मतलब वो जो फिल्मों में दिखाते हैं? हाँ, जिसे हम आम भाषा में मुन्ना भाई कहते हैं ना, जहां लिखित परीक्षा कोई और मेधावी छात्र देता है और फिजिकल टेस्ट में असली उम्मीदवार दौड़ने पहुंच जाता है। अरे बाप रे। तो बस प्रशासन इन दोनों के बीच का अंतर पकड़ने के लिए ही ये सघन जांच कर रहा है। ये तो वही बायोमेट्रिक वाली बात। लेकिन इन रिपोर्ट्स में 30 अप्रैल के दिन CSBC कार्यालय के बाहर जो भारी भीड़ और अफरा तफरी का जिक्र है, उसका क्या? उसका कारण दस्तावेज हैं, मुख्य रूप से। हाँ, मैंने पढ़ा कि उसका एक बहुत बड़ा कारण EWS और NCL प्रमाण पत्र बताए जा रहे हैं। मतलब उम्मीदवार 2022-23 का सर्टिफिकेट ले आए थे, जबकि आयोग को 2023-24 वाले वित्तीय वर्ष का चाहिए था। तो एक सामान्य नजरिए से देखें तो ये महज एक साल का ही तो अंतर है ना। इसको लेकर इतनी सख्ती क्यों बढ़ती जा रही है? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि वित्तीय वर्ष के मामले में 1 साल का अंतर कोई छोटी मोटी चूक नहीं होती। अच्छा। देखिए, EWS मतलब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और NCL मतलब नॉन क्रीमी लेयर, ये दोनों ही आरक्षण पूरी तरह से परिवार की आय पर आधारित होते हैं। हाँ, इनकम सर्टिफिकेट बनता है इसका। बिल्कुल। और आय कोई ऐसी चीज तो है नहीं जो फिक्स रहे। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी के परिवार की आय वित्तीय वर्ष 2022-23 में 5 लाख रुपए थी, जो कि आरक्षण की सीमा के भीतर आती है ना? हाँ। सही। लेकिन क्या पता 2023-24 में उस परिवार ने कोई जमीन बेची हो। हाँ। या परिवार के किसी सदस्य की नौकरी लग गई हो। हाँ, बिल्कुल। जिससे उनकी आय बढ़कर 8 लाख के पार चली गई हो। ओहो, मतलब अगर आय बढ़ गई तो तकनीकी रूप से अब वे उस आरक्षण के हकदार ही नहीं रहे। एकदम सटीक। अगर आयोग 2022-23 का पुराना प्रमाण पत्र स्वीकार कर लेता है ना, तो वे अनजाने में एक ऐसे व्यक्ति को सीट दे देंगे जो अब कानूनी रूप से उस दायरे से बाहर हो चुका है। इससे तो उस इंसान का हक मारा जाएगा जो वास्तव में 2023-24 में गरीब या पिछड़े वर्ग में है। बिल्कुल। इसीलिए प्रशासन वित्तीय वर्ष को लेकर इतना अड़िग रहता है।
ये सिर्फ एक तारीख का मसला नहीं है, ये संवैधानिक आरक्षण के मूल सिद्धांत को सही से लागू करने का सवाल है। ये बात अब बिल्कुल साफ हो गई है। लेकिन देखिए, दस्तावेजों का ये चक्रव्यूह यहीं खत्म नहीं होता। हाँ, अभी और भी पेच हैं इसमें। एक और विसंगति जो 30 अप्रैल को बहुत बड़े स्तर पर सामने आई, वो थी प्रारूप या फॉर्मेट की समस्या। हाँ, वो भारत सरकार वाला फॉर्मेट। बिल्कुल। कई उम्मीदवार भारत सरकार के प्रारूप वाला प्रमाण पत्र लेकर पहुंच गए। अब कोई भी आम इंसान यही सोचेगा ना कि अगर केंद्र सरकार के दस्तावेज पर मुहर लगी है तो राज्य सरकार उसे क्यों नहीं मानेगी। ये एक बहुत ही आम कंफ्यूजन है। लेकिन आयोग ने साफ कर दिया कि केवल बिहार राज्य सरकार का प्रारूप ही अनिवार्य है। ऐसा क्यों? ये एक ऐसी कानूनी पेचीदगी है जिसमें अक्सर अच्छे लोग उलझ जाते हैं। देखिए, संविधान के तहत ना आरक्षित जातियों की एक सेंट्रल लिस्ट होती है और हर राज्य की अपनी अलग एक स्टेट लिस्ट होती है। अच्छा, दोनों अलग अलग होती हैं। बिल्कुल। ये जरूरी नहीं है कि जो जाति केंद्र की नज़र में नॉन क्रीमी लेयर में आती हो, वही जाति बिहार राज्य के सामाजिक आर्थिक मानकों के हिसाब से भी उसी दर्जे में हो। हर राज्य की अपनी स्थानीय जरूरतें होती हैं। मतलब आप राज्य सरकार के पुलिस भर्ती में केंद्र सरकार का सर्टिफिकेट दिखाकर एंट्री नहीं पा सकते। सही बात है। मैं एक एनालॉजी सोच रही थी। ये तो वैसा ही हो गया ना कि किसी उम्मीदवार के पास एक बहुत बड़े इवेंट का वीआईपी पास है जिसे पाने के लिए उसने दिन रात एक किया है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन जब वो मुख्य दरवाजे पर पहुंचता है तो गार्ड कहता है कि भाई ये पास तो दूसरे शहर के आयोजक का है। मतलब मंजिल बिल्कुल सामने है, लेकिन गलत मुहर या गलत फॉर्मेट की वजह से दरवाजा बंद। ये स्थिति किसी भी युवा के लिए मानसिक रूप से तोड़ देने वाली हो सकती है। और ये मानसिक तनाव 2 मई को तो और भी ज्यादा बढ़ गया था। हाँ, 1 मई को तो छुट्टी थी ना। हाँ, तो छुट्टी के बाद जब 2 मई को कार्यालय खुला तो एक नई ही तकनीकी समस्या ने जन्म ले ली, डिजिटल हस्ताक्षर का मुद्दा। हाँ, ये डिजिटल हस्ताक्षर वाली बात इन नोट्स में बहुत प्रमुखता से उभरी है। मुझे ये थोड़ा अजीब लगा। अजीब कैसे? मतलब आज के समय में जब ग्रामीण स्तर पर भी सब कुछ ऑनलाइन बन रहा है, तो कई उम्मीदवारों के निवास या जाति प्रमाण पत्रों को सिर्फ इसलिए रोक दिया गया क्योंकि उन पर राजस्व अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर नहीं थे। इसे ऐसे समझना होगा कि डिजिटल युग में असल में प्रशासन काम कैसे करता है। बताइए। जब कोई राजस्व अधिकारी प्रमाण पत्र जारी करता है ना, तो वो पेन से हस्ताक्षर नहीं करता, वो एक सुरक्षित डिजिटल टोकन या डोंगल का इस्तेमाल करता है। अच्छा, वो यूएसबी जैसा जो होता है। हाँ, बिल्कुल, जो उस दस्तावेज पर एक एन्क्रिप्टेड कोड या बारकोड छाप देता है। यही कोड उस कागज की असली पहचान होता है। तो अगर वो कोड या डिजिटल सिग्नेचर उस प्रिंटआउट पर नहीं आया तो क्या होता है? तो प्रशासन की नज़र में वो महज एक कोरा कागज है जिसे कोई भी व्यक्ति किसी भी साइबर कैफे में जाकर टाइप करवाकर प्रिंट कर सकता है। अरे हाँ, ये तो है। अगर अधिकारी का डिजिटल सिग्नेचर नहीं है तो इसका मतलब है कि वो दस्तावेज ब्लॉक ऑफिस के सर्वर से आधिकारिक रूप से जारी ही नहीं हुआ है और बिना इसके कोई भी उसे मान्यता देने का जोखिम नहीं उठा सकता। फर्जीवाड़े का डर रहता है। पर जरा ग्रामीण इलाकों की स्थिति के बारे में सोचिए। हाँ, वहाँ दिक्कतें तो हैं। किसी उम्मीदवार ने समय पर अप्लाई किया लेकिन ब्लॉक ऑफिस का सर्वर डाउन है, या अधिकारी छुट्टी पर है, या सिस्टम में कोई ग्लिच आ गया जिसकी वजह से डिजिटल सिग्नेचर नहीं छप पाया। ऐसा होता है अक्सर। तो इसमें उस युवा की क्या गलती है जिसने अपनी लिखित और शारीरिक परीक्षा इतनी मेहनत से पास की है? बात तो सही है। जब हम इन शुरुआती दिनों मतलब 30 अप्रैल से 2 मई की घटनाओं को देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आयोग दूरबीन लेकर सिर्फ छोटी-छोटी गलतियां ही ढूंढ रहा है। हाँ, ऐसा प्रतीत होता है। और सिस्टम की खामियों का खामियाजा बेचारे उम्मीदवारों को भुगतना पड़ रहा है। ये आलोचना अक्सर होती है। लेकिन देखिए, अगर हम 3 और 4 मई के घटनाक्रम पर नजर डालें ना, तो कहानी में एक नया और बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। अच्छा, वो क्या? प्रशासन के काम करने के तरीके में एक अजीब सा संतुलन देखने को मिलता है। संतुलन? लेकिन इन नोट्स में 3 मई को तो बायोमेट्रिक मिलान को लेकर भयंकर सख्ती का जिक्र है। हाँ, सख्ती तो थी। मतलब उन अभ्यर्थियों के डेटा की इतनी सघन जांच हुई जिनके फोटो या हस्ताक्षर में अंतर था कि कई तो घबराहट में ही बाहर हो गए होंगे। सख्ती थी, लेकिन उसी 3 और 4 मई को आयोग की तरफ से एक बहुत बड़ी राहत की खबर भी आई थी। कौन सी राहत? जिन उम्मीदवारों की हम बात कर रहे थे ना, जो भारत सरकार वाला एनसीएल ले आए थे या जिनका वित्तीय वर्ष पुराना था, आयोग ने उन्हें तुरंत बाहर नहीं फेंका। अरे वाह! तो क्या किया? इसके बजाय उन्हें अतिरिक्त समय दिया गया। उन्हें निर्देश दिया गया कि वो वापस जाएं और बिहार राज्य के प्रारूप में सही वित्तीय वर्ष का नया प्रमाण पत्र बनवा कर लाएं। अच्छा, मतलब एक मौका और दिया गया। और सिर्फ इतना ही नहीं,
4 मई के नोट्स में एक और चौंकाने वाली बात है। आप लिपिकीय भूल वाले मामले की बात कर रही हैं? हाँ, वही क्लेरिकल एरर। स्क्रूटनी लिस्ट में कुछ रोल नंबरों में टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी और आयोग ने बाकायदा एक शुद्धि पत्र जारी करके अपनी गलती मानी। बिल्कुल। और जिन उम्मीदवारों के माता-पिता के नाम में स्पेलिंग की गलतियां थी ना, उन्हें भी सुधारने का मौका दिया गया। मैं मानता हूं कि ये प्रशासन के लचीलेपन का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। पर मुझे यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आ रहा है। कैसा विरोधाभास? मतलब एक तरफ तो फिंगरप्रिंट, फोटो और डिजिटल सिग्नेचर को लेकर ऐसी भयंकर सख्ती कि जरा सी खरोच भी बर्दाश्त नहीं। हाँ। और दूसरी तरफ जो उम्मीदवार बिल्कुल गलत फॉर्मेट या गलत साल का प्रमाण पत्र लेकर आ रहे हैं, जो कि नियम के हिसाब से एक बड़ी चूक है, उन्हें कहा जा रहा है कि कोई बात नहीं, आप नया बनवा कर ले आइए। और खुद आयोग अपनी टाइपिंग मिस्टेक मानकर सुधार कर रहा है। क्या एक ही कार्यालय में एक साथ इतनी सख्ती और इतनी नरमी तार्किक लगती है आपको? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें ना, तो ये पूरी तरह से तार्किक है। हमें असल में प्रशासन के मूल उद्देश्य को समझना होगा। वो कैसे? मिशन से लड़ रहा है। हाँ, जो जानबूझकर किया गया फ्रॉड है। बिल्कुल। किसी और से परीक्षा दिलवाना एक अपराध है, यहाँ कोई छूट नहीं दी जा सकती। लेकिन जब कोई उम्मीदवार गलत फॉर्म भर देता है या गलत साल का सर्टिफिकेट ले आता है, तो वो एक मानवीय भूल है, या कह लें अज्ञानता है। अच्छा, मतलब इरादे का फर्क है, धोखाधड़ी बनाम अज्ञानता। एग्जैक्टली। प्रशासन ये मानता है कि जो योग्य उम्मीदवार इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुंचा है, उसे साइबर कैफे वाले की किसी गलती या खुद की अज्ञानता के कारण सिस्टम से बाहर करना अन्याय होगा। हाँ, ये बात तो सही है। इसी तरह लिपिकीय भूल भी प्रशासन के स्तर पर हुई एक मानवीय गलती है। तो कहने का मतलब है कि इरादतन फर्जीवाड़े पर प्रहार है और मानवीय भूलों पर रियायत। ये दिखाता है कि भर्ती का ये जो तंत्र है, ये अंधा नहीं है। ये नियम और न्याय के बीच विवेक का इस्तेमाल कर रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये इस प्रक्रिया को देखने का एक बहुत ही शानदार नजरिया है। लेकिन ये जो रियायत और सुधार का समय था ना, ये हमेशा के लिए तो था नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे ही हम 5 मई की घटनाओं पर आते हैं, प्रक्रिया अपने अंतिम और सबसे तनावपूर्ण चरण में प्रवेश कर जाती है। हाँ, 5 मई वो दिन था जब कार्यालय में भारी गहमागहमी देखने को मिली। जाहिर है, जिन उम्मीदवारों को दस्तावेज सुधारने के लिए मोहलत मिली थी, उनके लिए अब समय खत्म हो रहा था। जरा उस तनाव की कल्पना कीजिए। हाँ, मतलब किसी को 3 मई को पता चलता है कि उसका एनसीएल गलत है, वो अपने गांव के ब्लॉक ऑफिस भागता है, राजस्व अधिकारी को खोजता है और बस ये प्रार्थना करता है कि सर्वर ठीक से चल रहा हो ताकि डिजिटल सिग्नेचर हो सके। और इसी अफरा तफरी के बीच 5 मई को आयोग ने अपना अंतिम अल्टीमेटम भी जारी कर दिया है। हाँ, और ये अल्टीमेटम बहुत ही स्पष्ट है। 1749 अभ्यर्थियों को 8 मई 2026 तक हर हाल में अपनी स्क्रूटनी पूरी करवानी है। 8 मई 2026, मतलब इसके बाद कोई मोहलत नहीं। बिल्कुल नहीं। जो उम्मीदवार इस निर्धारित समय सीमा तक उपस्थित नहीं होंगे, उनकी उम्मीदवारी हमेशा के लिए रद्द कर दी जाएगी। कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा। यही वजह है कि 5 मई को पटना पुलिस को भीड़ नियंत्रण के लिए सीएसबीसी कार्यालय के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था करनी पड़ी। हाँ, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी। और जो उम्मीदवार अभी भी इस प्रक्रिया से गुजरने वाले हैं ना, उनके लिए एक स्पष्ट चेकलिस्ट भी जारी की गई है। ये एक तरह से उनका जीवन रक्षक किट है। हाँ, वो चेकलिस्ट बहुत जरूरी है। उन्हें अनिवार्य रूप से अपना पीईटी, एडमिट कार्ड, गेट पास, मूल आधार कार्ड और वित्तीय वर्ष 2023-24 का बिहार राज्य वाला ईडब्ल्यूएस या एनसीएल प्रमाण पत्र साथ लाना है। अगर इनमें से एक भी कागज कम हुआ ना, तो 8 मई के बाद कोई सुनवाई नहीं होने वाली। तो ये 8 मई की समय सीमा तो सिर्फ उम्मीदवारों के लिए ही नहीं, बल्कि प्रशासन के लिए भी एक बड़ा लिटमस टेस्ट है। बिल्कुल। एक बार ये चरण पूरा हो जाए तो इस पूरी 19,838 पदों की भर्ती प्रक्रिया का रास्ता साफ हो जाएगा। तो क्या हम कह सकते हैं कि अब अंतिम परिणाम नजदीक है? हाँ, इन ताज़ा इनपुट्स और काम की गति को देखते हुए मैं कहूँगा कि ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जून 2026 तक इस भर्ती की फाइनल मेरिट लिस्ट आ सकती है। जून 2026? मतलब सालों की पढ़ाई, महीनों का इंतजार, मैदान पर बहाया गया पसीना और अंत में फाइलों और मोहरों की ये मैराथन। सब कुछ इस जून के अंत में एक फाइनल लिस्ट के रूप में सामने आ जाएगा। तो अगर हम इन सारे दस्तावेजों और 30 अप्रैल से 5 मई तक की इन घटनाओं को समेटें,
तो सबसे बड़ा निष्कर्ष क्या निकलता है? देखिए, निष्कर्ष यही है कि किसी भी सरकारी परीक्षा में सफलता केवल सिलेबस खत्म करने या दौड़ पूरी करने से नहीं मिलती। हाँ, वो तो बस आधी जंग है। प्रशासनिक नियमों और कागजी प्रक्रियाओं को समझना भी उस सफलता का एक अभिन्न अंग है। एकदम सही बात है। अक्सर देखा जाता है कि लोग गणित और सामान्य ज्ञान तो रट लेते हैं, लेकिन जब बात अपने खुद के दस्तावेजों की आती है ना, तो वे जागरूक नहीं होते। हाँ, और अंतिम समय पर साइबर कैफे के भरोसे बैठना या ये सोचना कि अरे वहां जाकर देखा जाएगा, सालों की मेहनत को शून्य कर सकता है। तो जागरूकता ही सबसे बड़ा बचाव है। नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ना चाहिए। बिल्कुल। और अंतिम समय का इंतजार किए बिना अपने दस्तावेज सही प्रारूप और सही वित्तीय वर्ष के हिसाब से अपडेट रखना एक गंभीर उम्मीदवार की पहली पहचान होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर बात यह है कि वर्दी का सपना जरूर सच होगा, बस खुद पर और अपनी उस कड़ी मेहनत पर यकीन रखना है। हमारी नॉलेज एकेडमी 24 की टीम इस सफर के हर कदम पर उम्मीदवारों के साथ खड़ी है। अगर किसी भी दस्तावेज को लेकर कोई सवाल अभी भी मन में है तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछें। बिहार पुलिस के भावी जवानों को उज्जवल भविष्य की ढेर सारी बधाई। जय हिंद, जय बिहार।